सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आर्यंस डिजिटल कंटेंट में आप सबका स्वागत है। दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर अभी सर। और आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट जो केमिस्ट्री की जान है। जिस बच्चे को ये यूनिट आ गई तो ये समझ लो कि उसे केमिस्ट्री में बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। और इस यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सो बेसिकली दो वर्ड हैं बेटा, एक केमिकल और एक बॉन्डिंग। भाई केमिस्ट्री में हम केमिकल्स की ही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। और बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएं। तो इस चैप्टर में हमें केमिकल बॉन्डिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी द लेविस सिंबल। लुईस सिंबल या लेविस सिंबल जो है वो आपने 10th में बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा है, उतना ही हमारे सिलेबस में 11th में भी है। वी हैव टू स्टडी द ऑक्टेट रूल। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट रूल विच वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लास। आफ्टर दैट वील मूव टू द आयनिक बॉन्ड एंड योर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। देन वी हैव टू स्टडी द फॉर्मल चार्ज। एक और अच्छा सा कंसेप्ट है, जनरली नीट के पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। देन वी विल हैव टू स्टडी द बॉन्ड पैरामीटर्स लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, राइट, बॉन्ड एंगल. We have to study that how a bond, when a bond is formed, then what is the length between the two atoms, what is the bond angle in which they can stably form the complete formation of the structure, the bond order which cause the stability of the compound. So we have to study all those things in a particular article, that is bond parameter. Then we have to study the polarity of the bond. Polarity of the bond is nothing but your polar bond क्या होते हैं, non polar bond क्या होते हैं, उनके examples क्या हैं. उसके बाद एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको वेस्पर थ्योरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें स्टडी करना है बच्चा। देन उसके बाद यहाँ से हमारे पास 3 आर्टिकल्स बचते हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है हाइब्रिडाइजेशन और एक है एमओटी। वी हैव टू स्टडी दीज आर्टिकल्स इन दिस चैप्टर। सो इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी तक के कॉन्सेप्ट्स को, उनकी शेप्स को। और उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे वीबीटी को, हाइब्रिडाइजेशन को और एमओटी को। तो वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी को हम आगे डिस्कस करेंगे। आप साइड में देख पा रहे होगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक्स मेंशन किए हैं बच्चा। एक तो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है रेजोनेंस। ये 2 टॉपिक भी इसी यूनिट का हिस्सा हैं, लेकिन इन 2 चैप्टर्स, इन 2 टॉपिक्स को हम अलग अलग यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे रेजोनेंस को डिटेल में पढ़ा जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में पढ़ा जाएगा चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में, जहाँ हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो वेन डर वाल इंटरेक्शंस हैं उनको स्टडी करना है। तो वहाँ हम चैप्टर नंबर 5 के इन टॉपिक्स को भी स्टडी करेंगे। So let's start with the topic of chemical bonding. Then the very first topic is your introduction. So if I talk about the introduction, तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि भाई एटम जो है वो कंबाइन करते हैं। एटम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। एटम कंबाइन क्यों करेंगे? दुनिया में जिसको भी कंबाइन होना है, कंबाइन होना चाहता है, वो क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो क्या होना चाहेगा बेटा? स्टेबल होना चाहेगा। जो स्टेबल पहले से है उसकी वैलेंस तो 0 है, जैसे आपके नॉर्मल गैसेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एटम ए किसी एटम बी के साथ कंबाइन करता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे वो कंबाइन कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड। उसे कहेंगे बंध। हिंदी में बंध कहते हैं, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, सो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट अ अट्रैक्टिव फोर्स that holds the atom or ion in a chemical formula, in a chemical species. किसी भी केमिकल स्पीसीज में किसी एक एटम और दूसरे एटम को होल्ड करके रखने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड कहलाएगी। और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा? केमिकल बॉन्ड होगा बेटा। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट कि भाई स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है।
स्टेबिलिटी का कंसेप्ट ये कहता है यहाँ पे कि अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, देखो यार सीधी सी बात है, दो दोस्त हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है, तो ए और बी दो दोस्त हैं, अगर उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दो दोस्त अच्छे से दोस्ती करके रह रहे हैं तो उनकी दोस्ती को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़ेंगे। और अगर ये ए और बी का बॉन्ड थोड़ा सा वीक सा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा। यानी कि क्या मैं ये बात कह सकता हूँ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। द मोर अ बॉन्ड इज स्टेबल द मच इट इज स्ट्रॉन्गर। जितनी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा उतना वो स्टेबल होगा, वाइसी वर्सा। तो इंट्रोडक्शन इसका यहाँ पे आता है बेटा। नाउ लेट्स कम टू अनदर आर्टिकल दैट इज लेविस सिंबल। लेविस सिंबल इज नथिंग बट एक साइंटिस्ट थे जी.एन. लेविस, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में चीज़ों को लाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में लाने के लिए उन्होंने पहले कहा कि भाई जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए उनको क्या कहेंगे, हम कर्नल कहेंगे। ये क्या है बात, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, अब सोडियम का एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या है भाई, 2 8 और 1, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर मैं आउटर मोस्ट शेल के इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कहलाएंगे बच्चा, ये कहलाएंगे मेरे कर्नल। मेजर नहीं कहलाएंगे, मेजर सूबेदार नहीं, क्या कहलाएंगे ये, कर्नल। अब बात आई कि यार ये लेविस सिंबल करता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लेविस सिंबल की मदद से मैं एक बहुत आसान से एक काम कर सकता हूँ कि मैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा भी दूंगा। और मुझे एक चीज़ और पता है, मैंने अपने 3rd चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से सीखी है, जो मैंने पिछली यूनिट पढ़ी थी उसकी अंडरस्टैंडिंग से सीखी है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेरा ग्रुप नंबर होगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ग्रुप के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, फिर हम 13th ग्रुप पे आ जाते हैं, उसमें 3 होते हैं, 14th ग्रुप पे आते हैं तो उसमें 4 होते हैं, एंड सो ऑन। 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 एंड 18 में 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे हीलियम एक एक्सेप्शन आ जाता है बेटा। तो अगर मैं कहूँ तुम्हें कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है लेविस सिंबल को एक्सप्लेन करने के लिए, एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का। तो लिथियम का एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 और 2s1। इसका मतलब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई तुम मेरे को Mg2 पॉजिटिव का करके दिखाओ। अब अगर तुम मुझे Mg2 पॉजिटिव का करके दिखाओगे तो Mg2 पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s0। 3s2 तब होता जब मैग्नीशियम एटम होता, अब मेरे पास मैग्नीशियम आयन है, तो इसका मतलब मेरी आउटर मोस्ट शेल कौन सी बनी बेटा, 2, और 2 के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, s और p। तो मेरे पास जो लेविस सिंबल बनेगा Mg2 पॉजिटिव आयन का वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है तो तुम्हें 2 सिंबल बनाने हैं, Al3 पॉजिटिव का एक सिंबल, तो इसको ड्रॉ करके देखिए, और एक आप P3 नेगेटिव का सिंबल बना के देखो। देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि लेविस ने क्या कहा था, स्टेबिलिटी किस तरीके से आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, एक आर्टिकल हमारे सामने आता है दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल भी लेविस के साथ एक और साइंटिस्ट थे कॉजेल, ठीक है। तो कॉजेल और लेविस ने, ये नाम काफ़ी बार आएगा, इन्होंने बहुत सारा काम किया था। अब ये मत सोचना कि सर उन्होंने इतना सारा काम क्यों किया था। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि यार किसी भी चीज़ को अगर मुझे स्टेबल करना है ना तो मुझे बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, और वो बॉन्डिंग इस तरीके से करेगा कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट का कंसेप्ट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल NaCl कंपाउंड बनता है, तो NaCl कंपाउंड कब बना होगा, जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिले होंगे। अगर मैं Na पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन देखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8, 2 + 6 8। जबकि अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 और 3p6, ये बन जाएगा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन का। इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 8। यानी कि अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट अगर हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये केस तो मैंने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का समझा दिया। अगर मैं म्यूचुअल शेयरिंग करता हूँ तो भी मैं ये काम कर सकता हूँ। म्यूचुअल शेयरिंग कैसे, फॉर एग्जांपल मैं CH4 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चा। अब इस कार्बन की अगर मैं पेन के कलर को चेंज करके इसको समझाना चाहूँ थोड़ा सा और अच्छे से,
तो अगर इस कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास कितना होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है केवल। अब ध्यान से देखो यार, क्या इसका डुप्लेट पूरा हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। क्या इसका डुप्लेट पूरा हो गया है, क्या इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का हो गया। अब अगर मैं केवल कार्बन को फोकस करता हूँ तो क्या मेरा इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं ये किस चीज़ से आए हैं बच्चा, ये आए हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग की है मैंने इलेक्ट्रॉन की, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ नथिंग बट योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा हमारे पास। और फिर इसने एक और चीज़ बता दी ऑक्टेट रूल ने कि जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करती, वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि उसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है वो पहले से फुलफिल है। हालांकि जब हम इस टॉपिक की डिटेल में आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं चारों पॉइंट्स के कंटेम्प्ररी हम कुछ एक्सेप्शंस या कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि भाई कहाँ कहाँ ये जो ऑक्टेट रूल है ये फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्टेट रूल का बेसिक कंसेप्ट। लेट्स टेक द सेम इंक अगेन ताकि थोड़ा सा यूनिफॉर्मिसिटी बनी रहे हमारी। हम बात करेंगे बेटा अब अगले आर्टिकल पे। वो जो अगला आर्टिकल है हमारा वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो किससे मिलके बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा बेटा। अगर मैं इसको एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहूँ केमिस्ट्री की टर्म्स में तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द एटम बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन of one atom to other atom so that they can complete their outermost octet and acquire stability। यानी कि एक रामलाल है एक श्यामलाल है, श्यामलाल के पास कमी है और रामलाल के पास कोई चीज़ें ज़्यादा हैं, तो रामलाल क्या करे, श्यामलाल को वो चीज़ें दे दे। अब जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद रामलाल भी खुश श्यामलाल भी खुश। जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये जब हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो बनाते हैं ना कि भाई Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स योर NaCl। एक्चुअल में ये चीज़ बनी कैसे होगी, सोचा है कभी? तो आओ इस पर थोड़ा सा काम करके देखते हैं कि ये चीज़ बनी कैसे होंगी, ये चार्ज वार्ज कैसे आया होगा और किस तरीके से किया होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, MgBr2 का, जिससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2, एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देता हूँ, एक यहाँ, अपनी मर्जी से कहीं भी दिखा सकते हैं। फिर मैंने ब्रोमीन ले लिया, तो ब्रोमीन जो है उसकी आउटर मोस्ट शेल जो बनती है बच्चा वो बनती है 4s2 4p5। अब ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 केस होंगे, या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 2 हैं यहाँ पे, या फिर अगर इसको ये ड्रॉप डाउन कर दे तो अंदर देखो इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आराम से। यानी कि ये क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। सिमिलरली ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा। तो देखो आसानी किसमें है, इसमें है क्या, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। सर जी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, सर जी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दो। यानी कि एक ब्रोमीन इस एक Mg के साथ और दूसरा ब्रोमीन एक और Mg के साथ, इसी Mg के साथ आ जाएगा, और हमारा जो फॉर्मूला डिज़ाइन होगा वो डिज़ाइन होगा MgBr2। तो यहाँ पे हम MgBr2 के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ये आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैल्शियम का सल्फाइड अगर आपको बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम बेटा कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कि आयनिक बॉन्ड अगर हमारे पास बना हुआ है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से होके बना है, किससे मिला है बेटा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तो आप 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ भी यही बात कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ही चीज़ें पास आती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का, F = G(m1m2/r²), उसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ कहता है F = K Q1 Q2/r²। Q1 Q2 ले लेता है, 2 चार्ज पार्टिकल ले लेता है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो देखो यार, एक को इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, एक को इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, तो जिसको लूज करने हैं वो जल्दी से लूज कर दे, जिसको गेन करने हैं वो जल्दी से गेन कर ले। अब लूज होते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, गेन करवाना है तो कुछ हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो लूज करना आसान हो जाएगा, ये बात हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। और अगर मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी नेगेटिव में तो गेन करना इजी हो जाएगा, यस और नो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस कंपाउंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो और जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगी, वहाँ पर ये कंपाउंड बनना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है लैटिस एंथैल्पी का। लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी होती है बेटा वो एनर्जी जिसको रिलीज किया गया, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयंस कंबाइन टुगेदर। जब 2 फ्री आयन आपस में कंबाइन करेंगी उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। और इस लैटिस एंथैल्पी को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे M है हमारे पास कोई मेटल आयन गैसियस स्टेट में, ऑब्वियसली हम सारी बातें गैसियस स्टेट में तो करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? आइसोलेटेड गैसियस एटम, याद कीजिए। तो उसी तरीके से जो मेरे पास M पॉजिटिव है, फिर मैं X नेगेटिव ले लेता हूँ, मैंने हैलाइड लिया है मेरे हिसाब से, और मुझे क्या मिलेगा? एक MX मिलेगा गैसियस स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट में नहीं सॉरी सॉलिड स्टेट के अंदर। और इसको मिलने पर जो एनर्जी रिलीज होगी U, ये U क्या है? ये U कुछ नहीं है बेटा, ये लैटिस एंथैल्पी है। तो लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आसानी से देखें पीछे चल के, तो मैं इसमें एक और चीज़ बता सकता हूँ बेटा आपको कि जितनी ज़्यादा वैल्यू, हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू होगी उतना ही ग्रेटर फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, बहुत अच्छे से बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी उतना जल्दी बॉन्ड बनता जाएगा। इसलिए लैटिस एंथैल्पी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लैटिस एंथैल्पी को पढ़ें तो हम 2 डेफिनेशन बना सकते हैं लैटिस एंथैल्पी की। एक डेफिनेशन तो ये कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, द एनर्जी रिलीज्ड, कब हो रही है रिलीज? जब मेरा 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, जब मेरा 1 मोल आयनिक क्रिस्टल क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। व्हेन माय 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म, किससे? फ्रॉम आयंस। जैसे हमने इसमें पीछे एग्जाम्पल में देखा था, मेरी आयंस से मेरा एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था और एक एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस एंथैल्पी। सिमिलरली लैटिस एंथैल्पी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि एनर्जी रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ रिलीज लिखा था, यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चा? रिक्वायर्ड। इसका मतलब कुछ तो उल्टा होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट। यहाँ मैं बना रहा हूँ चीज़ें, तो अगले में क्या करूँगा? सेपरेट। सेपरेट किसको? वही 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड क्रिस्टल। 1 मोल आयनिक सॉलिड क्रिस्टल को अगर मैं किस में कन्वर्ट, सेपरेट करना चाहूँ? मेरी गैसियस आयंस में, तो उस समय जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, उस समय जिस एनर्जी की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, दैट एनर्जी इज नथिंग, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ लैटिस एंथैल्पी। अब बात आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लैटिस एंथैल्पी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कब बढ़ जाएगी, कब कम हो जाएगी, उसको सीखते हैं बेटा। तो फैक्टर्स क्या हैं लैटिस एंथैल्पी के? केवल 2 फैक्टर। एक तो साइज है, जितना कम साइज होगा, स्मॉलर द साइज, छोटा साइज है तो उससे क्या होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, लेसर द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस।
अब अगर मेरे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मेरी अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो मेरी लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ तो चार्ज के साथ क्या है, जितना ज़्यादा मेरा चार्ज होगा, हायर द चार्ज हायर विल बी द लैटिस एंथैल्पी। वो लैटिस एंथैल्पी जो है मेरी, वो उसी हिसाब से क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। हालांकि हम जनरली 11th क्लास के अंदर इसको बहुत डिटेल में नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा आर्टिकल है। किसी भी आयनिक क्रिस्टल को, कोई भी एक क्रिस्टल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्यूब कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस क्यूब को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, एक आयनिक सॉलिड को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो आयनिक सॉलिड क्यों रह पाता है, उसके पीछे का कंसेप्ट सारा का सारा लैटिस एंथैल्पी पे आता है। अब इससे अगली जो चीज़ है वो थोड़ा सा स्पीड से निकालते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है उसमें क्या होगा, जैसे नंबर 1 है फिजिकल स्टेट, नंबर 2 मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 सॉल्युबिलिटी, नंबर 4 कंडक्टिविटी। हमें पता है कि अगर क्रिस्टल फॉर्म में है, अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से है, तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, फिजिकल स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली कैसे बिहेवियर शो करते हैं, सॉलिड, जैसे NaCl है, इसका एक और नाम क्या होता है बेटा, रॉक सॉल्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो भाई जब स्ट्रांगली हेल्ड हैं, स्ट्रांग है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा, सर जी जो चीज़ अच्छे से हेल्ड होगी उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा जितना स्ट्रांग रहेगा। अब ये चीज़ हमें पता है कि एक छोटा एटम है, दूसरा छोटा एटम है, इसके साथ बॉन्डिंग, एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है, कैसा एटम है दोस्त, बड़ा एटम, इसके साथ बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, कौन सी वीक होगी, छोटे के साथ छोटा स्टेबल होगा, बड़े के साथ छोटा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसका कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट का एक अच्छा कंसेप्ट आता है कि अगर हम NaF से NaI की तरफ मूव करते हैं, NaF, NaBr, NaCl, NaBr, NaI, तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि सोडियम तो इतू सा ही है, फ्लोरीन इतू सा था, क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा, एक तो इसके साथ इंटरेक्शन करे, इसके साथ और इसके साथ, सबसे वीक इंटरेक्शन किसके साथ होगी, जिसका साइज मिसमैच करेगा, और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चा, थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर सॉल्युबिलिटी की, तो हमें ये चीज़ पता है कि आयनिक कंपाउंड है, मतलब चार्ज बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो वाटर में या किसी भी आयनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो जाएगा। आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये पोलर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द कंडक्टिविटी। हमें एक चीज़ मालूम है यार, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टिव होते हैं। बस आयनिक बॉन्ड की जगह मैं कंपाउंड भी लिख सकता हूँ, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे कंडक्टिव होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाने की वजह से क्या होगा, चार्ज जो है वो कैरी करना शुरू कर देगा, मोशन करना शुरू कर देगा, और हमें बातें आराम से हो जाएंगी। एक चीज़ और है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है यार। कैसा होता है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। दिस द आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। इन आयनिक बॉन्ड ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन uniformly distributed all around the ion, therefore electrical field is non directional। इस तरीके से फैला हुआ होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट ही नहीं हो पाती ऑल डायरेक्शन के अंदर, मतलब बिल्कुल बिखर सा जाता है सारा सिस्टम इसका, और इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। तो 2 एटम हैं या 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, उन एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग बनती है, उस बॉन्डिंग को मैं क्या कहता हूँ, उस बॉन्डिंग का क्या नाम दूँ, उस बॉन्डिंग को नाम दूंगा मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुझे कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएंगे। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने मिल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का बेसिकली मतलब क्या है यार, सिंगल बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है कि ये रामलाल, ये श्यामलाल, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, बोले आ भाई दोनों अपने अपने बना लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। शेयर करते ही देखो अब रामलाल के पास कितने हो गए, 2, श्यामलाल भी बोलेगा मेरे पास भी 2, 50-50 पार्टनरशिप, जैसे बिजनेस में होती है 50-50 पार्टनरशिप।
अगर मैं डबल बॉन्ड कहूँगा तो ये रामलाल ये श्यामलाल, इसके पास भी 2 लाख इसके पास भी 2 लाख, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, तो अब कितने हो गए 4 लाख। फिर से देखो ट्रिपल बॉन्ड में ये रामलाल ये श्यामलाल, इसके पास 3 लाख इसके पास भी 3 लाख। अब इन्होंने क्या करा, म्यूचुअल शेयर कर लिया। अब देखो कलेक्टिवली कितने हो चुके हैं इनके पास, 6 लाख हो चुके हैं। ये बात आई समझ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, दूसरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 और 2s2 यहाँ पे कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो ये देखो रामलाल ने कितने बॉन्ड बनाए श्यामलाल के साथ, 3। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो रामलाल ने श्यामलाल के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 2। और अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो पीछे मैं ये एग्जांपल लेके आ चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बेटा। ये रामलाल था, ये श्यामलाल 1, ये श्यामलाल 2, ये श्यामलाल 3, ये श्यामलाल 4, सबके साथ कैसा बॉन्ड बनाया, सिंगल। जनरली जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइन, डबल बॉन्ड के लिए ईन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे अगर हम बढ़ के देखें तो हम बात करेंगे अब फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज क्या है, एक ऐसा टॉपिक है यार बेटा जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है तो तहलका मचा देता है। फॉर्मल चार्ज होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो ध्यान से सुनना। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए फ्री एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू द एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर। लेविस ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया था, तो हमने एटम की बात की थी, वही स्ट्रक्चर हम मॉलिक्यूल पे बना सकते हैं, वही स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड पे बना सकते हैं। उसके अंदर हमें ये चेक करना है कि कितना डिफरेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और जो इलेक्ट्रॉन असाइन कर दिए गए हैं उनमें। तो फॉर्मल चार्ज का बिल्कुल आसान सा एक फॉर्मूला बनता है, VVS लक्ष्मण। देखो VL और S, इसको आसान समझा देता हूँ, VVS लक्ष्मण का मतलब क्या है। देखो V से VVS लक्ष्मण, ठीक है, L से लक्ष्मीपति बालाजी और S से सचिन। तो VVS लक्ष्मण में से अगर मैं लक्ष्मीपति बालाजी को माइनस करके हाफ कर देता हूं तो वो किसके बराबर है, मेरा सचिन के बराबर है। इसको याद रखने का केवल तरीका है। यहाँ पर V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, L क्या है, आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, जो नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और S क्या है मेरे पास, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाऊं कि सर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है, बता के दिखाओ, तो बता के दिखाओ या करके दिखाओ के अंदर आओ, ये करके दिखाते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया बेटा मैंने, COCl2, इसका एक और नाम होता है फॉस्जीन। ये पॉइजनस गैस है फॉस्जीन। तो अगर मैं पहले क्लोरीन को देखूं तो पहले क्लोरीन में ये मेरे लोन पेयर, एक ये रहा बॉन्ड पेयर, एक ये रहा बॉन्ड पेयर, राइट। ऐसे दूसरे क्लोरीन में भी 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास ये रहा, एक ये रहे, ये लो, ऐसा ही कुछ बनेगा बच्चा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं गुरुजी, 7 होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, कितने हो गए 6। और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये देखो ये 1 और 1 ये 2, क्योंकि शेयरिंग से हुआ है बेटा, तो ये 2 हो गए। सिमिलरली अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं तो देखो ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गुरुजी, 7 होते हैं। लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं सर, 1 2 3 4 5 और 6। शेयर कितने हुए, ये वाले कितने हो गए, 2। फॉर्मूला लगा सकते हो अब तुम, V - L - हाफ S, यानी कि VVS लक्ष्मण में से लक्ष्मीपति बालाजी को घटाएंगे तो उसका हाफ किसके बराबर के साथ क्या चलेगा, सचिन की बारी करेंगे हम। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर मैं कार्बन की बात करूँ बेटा तो मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि क्लियर तुम्हें नज़र आ सके सारा का सारा। तो मैं कुछ अंडू कर रहा हूँ, ये चीज़ें मिट रही हैं। अब मैं केवल और केवल किसकी बात कर लेता हूँ, स्पेशली केवल और केवल कार्बन की बात करते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करेंगे दोस्त, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 होते हैं। ये तो हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, 4। क्या कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है गुरुजी। उसके बाद क्या हमारे पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं।
इस कार्बन ने कितने शेयर कर रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू पुट कर दोगे VVS लक्ष्मण में से लक्ष्मीपति बालाजी को घटा के, और उसके बाद माइनस करेंगे हाफ इंटू सचिन, राइट। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की, वापस एंडू कर रहा हूं चीज़ों को ताकि हम केवल ऑक्सीजन पे बात कर सकें, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। लोन पेयर के अंदर कितने हो गए? 2 और 2 4, और शेयर कितने हो गए? 1 2 3 और 4, मेरे ख्याल से 4 हो जाने चाहिए भैया। तो अगर मेरे पास 4 हो गए तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको निकाल सकता हूँ? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप मुझे एक एग्जाम्पल करके दिखाना। आप मुझे जो एग्जाम्पल करके दिखाएंगे वो एग्जाम्पल रहेगा HClO4 में Cl करके दिखाना है आपको। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये स्ट्रक्चर है बच्चा। अब आप इसको ट्राई करके मेरे को बना के दिखाना कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, क्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे कितना आएगा। नाउ लेट्स कम टू द अनदर आर्टिकल, एंड दैट आर्टिकल इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हमने H2 मॉलिक्यूल पढ़ा है, लेकिन H2 तो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। हमने BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड पढ़ा है, इसके अंदर तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी फॉलो नहीं करता। इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्यों स्टेबल है? ऑक्टेट रूल इसके बारे में नहीं बता पाया। सेकंड इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर दिया, जैसे PCl5, SF6, IF7, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। इन सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक में किसी में आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, किसी में आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, किसी में आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो सवाल आता है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज करती है चीज़ों को, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं? नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे NO या NO2। NO के आउटर मोस्ट शेल और टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट देखेंगे तो 15 बनेगा। अगर हम इसका देखेंगे तो भी ये एक ऑड नंबर आएगा, जबकि ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट 8 है तो ये इवन नंबर है, जबकि ये कैसे स्ट्रक्चर बन गया आपके ऑड इलेक्ट्रॉन वाले। लास्ट इज नोबल गैस रिएक्टिविटी। जनरली हमने क्या कहा था, नोबल गैसेस कैसी होती है? रिएक्टिव नहीं होती, लेकिन जो जिनॉन है ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, XeO3, XeF4, XeF6। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है बेटा? इसके पीछे का कंसेप्ट होता है इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग सिमिलर सी हो जाती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। ये आपको 12th क्लास के अंदर सीखना भी है। 12th क्लास में D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से पहले एक चैप्टर आता है P ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर 18th ग्रुप यानी कि नोबल गैसेस आपके साथ आएगा, और आपको नोबल गैस के अंदर जिनॉन के कंपाउंड जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं वो सीखने भी हैं। तो यहाँ आके हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर आर्टिकल, दैट इज बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर पे आते हैं बेटा हम, और अगर हम बॉन्ड पैरामीटर की बात करें तो बॉन्ड पैरामीटर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर एक्चुअली? इट इज़ नथिंग बट सिंपली कि भाई क्या क्या चीज़ें एक बॉन्ड को बनाने में काम आ रही है। जैसे कि कोई बॉन्ड बनेगा तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कोई बॉन्ड बनेगा उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, या उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ का तो सिंपल सा एक मतलब है यार, जैसे ये रामलाल, ठीक है, और ये आ गया मेरा श्यामलाल, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये बन गई डिस्टेंस मेरी। यानी कि अगर मैं ये देखूं तो ये मेरी R1 है इतनी, और ये मेरी कितनी है बेटा? R2 है। अगर मैं इसको 1 और 2 बोल देता हूँ, तो अगर मैं टोटल रेडियस की बात करूँगा तो वो क्या होगी? R1 प्लस R2, यही तो होगी एक बॉन्ड की लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 बॉन्डेड एटम हैं उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कह देंगे बेटा बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ तो हमारे सामने यार आ गई। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? 10 की पावर -12 मीटर यानी कि पिकोमीटर के हिसाब से हो जाती है। 10 की पावर 10 मीटर यानी कि एंगस्ट्रॉम के लेवल पे आ जाती है, इस हिसाब से हो जाती है। इसी के अंदर एक और रेडियस हमने पढ़ी थी, पहले भी पढ़ के आए थे, वैन डर वाल रेडियस।
वैन डर वाल रेडियस भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। वैन डर वाल रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम belonging to the nearest neighboring molecule of a same substance in a solid state। अब आप कहोगे सर ये नई कहानी कहाँ से आ गई? तो यार हमने सीखी तो थी, ये रामलाल श्यामलाल की बॉन्डिंग है, एक और रामलाल श्यामलाल की बॉन्डिंग है, इस बीच में ये जो दूरी है जो बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पे जो रेडियस है इसको हम क्या कह रहे थे बच्चा? इस रेडियस को हम कह रहे थे वैन डर वाल रेडियस। क्या कह रहे थे? इस डिस्टेंस के हाफ को हम बोलते थे वैन डर वाल रेडियस। तो ये तो वैन डर वाल रेडियस का कंसेप्ट था। तो हमें वैन डर वाल रेडियस को यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है नॉर्मल बॉन्ड लेंथ को। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ के अंदर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि भाई किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आता है बेटा मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? कितने सारे बॉन्ड बना रखे हैं यार। अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो मुझे ध्यान से सोच के बताओ यार बच्चा कि मेरे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी या डबल बॉन्ड की या सिंगल बॉन्ड? ध्यान से सोच के बताना कि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो मेरी बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी? भाई जिसमें ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उसमें अट्रैक्शन कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा होगी। जिसमें कम बनेंगे उसमें अट्रैक्शन सर कम होगी। जिसमें बहुत कम बॉन्ड बने उसमें अट्रैक्शन सर सबसे कम होगी। तो मेरी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की, फिर किसकी होगी? डबल बॉन्ड की, और फिर किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर लूँ तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा। यानी कि मेरा ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू डबल, एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट साइज़। भाई साइज़ अगर बढ़ेगा, देखो इसके साथ ये बॉन्ड, इसके साथ ये और इसके साथ ये। अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ बॉन्ड लेंथ किस केस में सबसे ज़्यादा हुई? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? तो देखो यार ये रेडियस, एक ये रेडियस और एक ये वाली रेडियस। तो हमें ये पता चल गया जिसका साइज़ ज़्यादा होगा एटम्स का उनके बीच की दूरी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और उनके बीच में अगर दूरी ज़्यादा होगी तो उनकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब अगले बॉन्ड पैरामीटर पे चलते हैं और वो है हमारे पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा? बॉन्ड एंगल इज़ द एवरेज एंगल। क्या होता है ये? एक एवरेज एंगल है बिटवीन द ऑर्बिटल्स, बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ध्यान से समझना, बॉन्ड एंगल क्या है? एक ऐसा एंगल जो बीच में है किसके? ऑर्बिटल्स के, जिन्होंने क्या कर रखा है? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रखी है, सराउंड कर रखा है। जैसे अगर मैं BeCl2 का एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन गया बेटा? 180 डिग्री का। यानी कि ये बॉन्डेड एटम, ये बॉन्डेड एटम, इनके बीच में कितनी दूरी? 180 डिग्री। अगर मान लो मैं BeCl3 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा? 120 डिग्री। तो ये कहलाता है बेटा बॉन्ड एंगल, राइट। अगर मेरे पास लोन पेयर आ जाएगा तो मेरा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर मेरे पास लोन पेयर आता है तो वो रिपल्शन कॉज करेगा। रिपल्शन कॉज करने पर उसे स्टेबलाइज करने के हिसाब से उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? तो यहाँ पे जो हम बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन मतलब तोड़ना। तो जो बॉन्ड बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसको तोड़ के एटम बना लेना बॉन्ड एंथैल्पी कहलाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब तोड़ रहे हो तो यार एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? सोचो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू देयर रेस्पेक्टिव गैसियस आयन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास O2 मॉलिक्यूल था, मैंने उसको O और O2 एटम्स में तोड़ दिया। इसके लिए मुझे जो एनर्जी ज़रूरत पड़ी, रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो एनर्जी मेरी क्या कहलाएगी बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब किस किस पे डिपेंड करेगी? देखो, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर बहुत छोटे छोटे होंगे इनने से तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर बड़े होंगे तो रेडियस बढ़ गई तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, किस में कम लगेगी? सोच लो। एक और चीज़, अगर बॉन्ड लेंथ, अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी पड़ी थी हमने अभी? ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर सबसे कम बॉन्ड लेंथ रखता है तो स्टेबल हुआ। स्टेबल होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी या ज़्यादा? सोचो। अगर मेरे पास
स्टेबल बॉन्ड है, मेरे दो दोस्त हैं रामलाल श्यामलाल, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो क्या उसे तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। और अगर मुश्किल होगा सीता और गीता की दोस्ती को तोड़ना, तो उसके अंदर बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी कंसेप्ट। एक टॉपिक और छोटा सा है, बिल्कुल इतना सा, दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं? सिंपल वे में देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन है। ये तो समझना बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। जब आपके पास चार्ज सेपरेशन आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा? चार्ज सेपरेशन का कंसेप्ट आ जाता है, उस समय पर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाता है, 2.5, 1.5, 3.5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से आना शुरू हो जाता है। अगला है इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, देखो यार बॉन्ड ऑर्डर को क्या कहा था? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। अगर मेरे बॉन्ड बढ़ना शुरू हो गए तो मेरी अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मेरी जो डिस्टेंस है यानी कि बॉन्ड लेंथ वो मेरी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो मेरी स्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट योर दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स कम टू द अनदर आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई मॉलिक्यूल बना दिया तो उसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बन पा रहा है या नहीं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस हिसाब से मैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात करूंगा। जैसे अगर मैं नॉन पोलर बात करता हूं तो H2, अब मैं H पे पॉजिटिव H पे नेगेटिव तो लगा नहीं सकता हूं, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज माय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं HCl की बात कर लेता हूं, HCl, तो ये कैसा हो जाएगा? H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, दैट इज माय पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये मेरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमको यहाँ पे सीखने होते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है बेटा पार्शियल चार्ज। बहुत कम समय के लिए जो चार्ज जनरेट होता है उसको हम पार्शियल चार्ज कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव से। डेल्टा का मतलब यहाँ पे बहुत कम समय के लिए उत्पन्न हुए चार्ज से है। अब टॉपिक आता है सर डाइपोल मोमेंट क्या है? तो भाई पोलैरिटी की डिग्री को चेक करने के लिए जो हम काम करते हैं वो सारा का सारा डाइपोल मोमेंट होता है। पोलैरिटी को चेक करने के लिए जितना भी काम किया जाएगा वो सारा का सारा बेटा पोलैरिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलैरिटी, यानी कि डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। क्या होता है भाई? ये रामलाल था, ये श्यामलाल था, इनके बीच में एक डिस्टेंस है d, इसके ऊपर एक चार्ज है प्लस Q, और ये क्या है? माइनस Q। ये रामलाल हो गया और ये श्यामलाल हो गया। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी होता है बेटा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance of separation between them, product of magnitude of charge and distance of separation between them, distance of separation between them। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसकी यूनिट आती है बेटा डिबाई। क्या आती है? डिबाई। सर दिमाग मत हिलाएं, जी हाँ, इसकी यूनिट आती है डिबाई। और 1 डिबाई, ये पेपर में आता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 1 डिबाई इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -8 ESU सेंटीमीटर। 1 डिबाई 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जो चार्ज है Q वो होता है 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है d वो होती है बेटा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता है कि पावर जुड़ जाया करती है मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, तो मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -18 डी बाई, राइट। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको कूलम की फॉर्म में या चार्ज की फॉर्म में ले जाना चाहूँ
तो मैं कैसे इसको ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी स्टैंडर्ड यूनिट होगी नहीं। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसके बराबर होती है, मेरा चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन में 4.8 × 10⁻10। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, लगभग 3.3 × 10⁻10 कूलम। और अगर 1 सेंटीमीटर की बात करूं, दैट इज नथिंग बट 10⁻2 मीटर, तो 1 dBi इज व्हाट, 1 dBi इज इक्वल टू 10⁻18 लिखा था हमने। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10⁻18 मल्टीप्लाई 3.3 इंटू में 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻2। इन सारी वैल्यूज़ को जब मैं सॉर्ट आउट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.3 × 10⁻30 कूलम मीटर, -30 कूलम मीटर। तो मैं इसको यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर ये वैल्यू हमारे पास मेंशन होती है पहले से। तो ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको थोड़ा सा और अगर आगे पढ़ें तो अगर मैं बात करूँ HF मॉलिक्यूल की, तो हमें क्या पता है कि अगर मेरा HF मॉलिक्यूल मुझे बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा। अब यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हमेशा क्या बनता है वेक्टर में, हेड और टेल, इस तरीके से, चाहे ऐसे बना लो और चाहे ऐसे बना लो। तो ये जो हेड है ना, हेड ये जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस तरफ, और ये टेल है, टेल, ये टेल रहेगी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से अंडू करके वापस समझने की कोशिश करें तो मैं इस एग्जाम्पल से तुम्हें समझा देता हूँ कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास, हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1 और फ्लोरीन की कितनी होती है 4.0। तो ये किधर जाएगा, इस तरफ। ऐसे ही CO2 में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट वैल्यू 0। अगर मैं वाटर का एग्जांपल दूं तो वाटर के पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और ये दो बॉन्ड पेयर, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये ऊपर की साइड। क्यों गया ऊपर की साइड, क्योंकि लोन पेयर की साइड मोशन होता है डाइपोल्स का। डाइपोल का जो भी नेट मोशन है वो टुवर्ड्स लोन पेयर की ओर होगा। अगर मैं BF3 की बात करूं तो बोरोन और फ्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, नीचे की साइड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसका तो ऊपर की साइड जा रहा है, ये देखो, और इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की साइड, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब आता है एक कंपैरिजन NH3 और NF3 में। तो NHHH लोन पेयर, NFFF लोन पेयर। अभी हमने बात की थी भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, पर एक ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल तो क्या है, लेकिन ऑथेंटिक केस है। अब देखो यार ध्यान से, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इस तरफ और ओवरऑल ऊपर, यानी कि चारों डाइपोल ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, 1 2 3 और 4 चारों ऊपर की साइड। यहाँ देखना, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे और ये वाला ऊपर। तो यहाँ पर 3 तो नीचे आ रहे हैं, 1 ऊपर जा रहा है, और पिछले केस में चारों ऊपर। तो ध्यान से देखो किसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, NH3 में। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर एज कंपेयर टू NF3। NH3 में होता है लगभग 1.43 dBi के आसपास और यहाँ होता है 0.20 dBi के आसपास। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस करैक्टर की, तो हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है पोलर बॉन्ड्स की, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने में भाई जिसमें म्यू की वैल्यू 0 है वो नॉन पोलर हो जाएगा, और जिसमें म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है वो कैसा हो जाएगा बेटा, पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पोलैरिटी में म्यू की वैल्यू ज़्यादा है या म्यू की वैल्यू कम है, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पोलर और जिसकी कम होगी वो कम पोलर। थर्ड इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या कहता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो, 1.7, तो वो बॉन्ड 50% तो आयनिक हो जाएगा और 50% ही कोवलेंट हो जाएगा। वो आयनिक भी रहेगा और वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा बेटा, वो कोवलेंट बिहेवियर भी शो करना शुरू कर देगा। इससे हम पता कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं।
सिस और ट्रांस के कंसेप्ट को मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ सिस का मतलब क्या होता है जब दो एटम एडजेसेंट पोजीशन पे हो, और ट्रांस जब दो एटम अपोजिट पोजीशन पे हो। तो जब अपोजिट पे होगा तो डाइपोल की वैल्यू 0 हो जाती है, म्यू इक्वल टू 0, और जब सेम होते हैं तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डाइपोल इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो पोलर हो जाएगा और ये जनरली नॉन पोलर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे तब सीखेंगे। आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट जो है उसको पढ़ते समय हम इसे पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं। ये वही टॉपिक है जो आइसोमेरिज्म के टाइम पे हमें आएगा समझ में। नेक्स्ट, पार्शियल कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि भाई किसी भी कंपाउंड के अंदर थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर जो है वो हो जाता है। तो क्यों होता है वो कोवलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट? क्योंकि वहाँ पर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाती है। क्या आती है बेटा? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। और जो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करता है वो होता है बेटा फजान रूल। कौन सा रूल? फजान रूल। फजान रूल ने क्या कहा कि भाई किसी भी आयनिक कंपाउंड में अगर कोई कोवलेंट कैरेक्टर आता है तो वो केवल और केवल 3 या 4 चीज़ों की वजह से होता है। जैसे स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, जितना कम साइज होगा कैटायन का उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन को अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो ये मेरी पॉजिटिव आयन थी, ये मेरी नेगेटिव आयन, जैसे और एक और पॉजिटिव आयन मान लो ये रहा। तो जब मेरे पास ये सिंबल प्रेजेंट है तो मेरा जो एनायन है उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव की साइड वो जाना चाहेगा इस तरीके से, तो वो कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड शेप में आ जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो पोलराइज हो जाएगा, उसका ध्रुवीकरण हो जाएगा। अगर हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मेरा जो पोलराइजेशन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो स्मॉल कैटायन के अंदर ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है। जितना स्मॉल कैटायन है उतना ही उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। दूसरा है लार्ज साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन जैसे जैसे बढ़ेगा, लार्जर द चार्ज ऑन द कैटायन ग्रेटर और एनायन ग्रेटर द पोलराइजेशन। चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तब भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा साइज हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा तो डिस्टॉर्ट होएगा वो, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ जो हेल्ड है, जो न्यूक्लियस के साथ उसकी हेल्डिंग है वो कैसी हो जाएगी बेटा? वीक हो जाएगी। तो न्यूक्लियस के साथ अगर हेल्डिंग वीक हो जाएगी तो वो पोलराइज इजीली हो जाएगा, पोलराइजेशन आसान बन जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे या एनायन पे उतना ही ज़्यादा वो बॉन्डेड फ्रेमली होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेशन आसान हो जाएगी उसके लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेशन आसान हो जाती है तो वो अपना पोलराइजेशन छोड़ना शुरू कर देगा। लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए केवल एक ही कंसेप्ट है, द कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन शेल। अगर किसी कैटायन में 18 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आता है तो वो पोलराइजेशन शो करेगी। इस पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सीख रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं ये पॉइंट, इसलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे आता है हमारे पास आज का ये आखिरी टॉपिक रहेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको सीखते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी किस तरीके से बात करती है, बात समझते हैं। ये थ्योरी दी थी आपको सिडविक एंड पोवेल ने। सिडविक ने और पोवेल ने ये थ्योरी दी थी बेटा, और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा और ध्यान से समझाया किसने? नाइलॉम एंड गिलेस्पी। ये 2 साइंटिस्ट और आए थे, इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल अगर बन रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा कि बॉन्ड पेयर आपस में मिल रहे होंगे, बॉन्डिंग हो रही होगी, और बॉन्डिंग हो रही होगी तो कोई ना कोई शेप तो बनेगी। तो उसने सारी की सारी थ्योरी को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर की अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सप्लेन करते हुए समझा दिया। उसने क्या कहा कि जो शेप है मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर उसकी शेप निर्धारित करेगी, डिपेंड करेगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल की बात करते हैं तो रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है?
रिपेल करता है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा। तीसरी बात क्या कही उसने, तीसरी बात कही द इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई पोजीशन इन द स्पेस मिनिमाइज रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से खुद को अरेंज करना चाहेगा कि रिपल्शन को क्या कर ले, मिनिमम। इस पॉइंट को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद को इस तरीके से प्लेस करना चाहेंगे उस पूरे के पूरे क्रिस्टल में, उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में, कि उनकी जो रिपल्शन है वो कैसी हो जाए बेटा, मिनिमम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर। वैलेंस शेल को कैसा कंसीडर करना है, हमें स्फीयर की तरह कंसीडर करना है, with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल एक दूसरे से बहुत दूरी पर प्लेस हों, काफ़ी दूर प्लेस हो। स्फीयर इसलिए लिया है क्योंकि सिमेट्रिक होती हैं चीज़ें, आसानी से सीखी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा, ये नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर इन मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। जैसे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड की बात करते हैं, तो क्या कह रहा है ये कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली आर कंसीडर एज सिंगल सुपर पेयर। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो भी 1 पेयर के अंदर बात करनी है मेरे को, और ट्रिपल बॉन्ड की कर रहा हूं तो भी मैं 1 पेयर की ही बात करूंगा, क्योंकि मेरा जो सिंगल बॉन्ड है उसी के कंपैरेटिव वो सारी चीज़ें चलती हैं। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, रिपल्शन। लोन पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, फिर अपोजिट बोल गया, सॉरी वापस। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्शन होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लोन पेयर है मेरे पास वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर पेयर के, तो उनके बीच में आपस में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा। जबकि अगर मान लो मैं लोन पेयर को बॉन्ड पेयर के साथ देखना चाहता हूँ तो वहाँ रिपल्शन कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम, और जो बॉन्ड पेयर हैं उन्होंने तो बॉन्ड बना ही रखे हैं आराम से, तो रिपल्शन क्या होगा, और कम। अब हम बात करते हैं इसकी शेप्स की, मॉलिक्यूल की, कि जब केवल 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारी ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी, लीनियर। तब हमारा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, देखो BeCl2 कितना हो गया, 180। जब हमारे पास 3 होगा बॉन्डेड एटम तो मेरी शेप कैसी आ जाएगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। जैसे BF3, BFF 1, 2 और 3, देखो ध्यान से 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। अगर मेरे पास 4 होंगे तो मेरी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल हो गई। इसका मतलब मेरी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 5 मिनट। कैसे बनती है टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके से, ये बी एग्जाम्पल के तौर पे CH4। अगर मेरे पास 5 होंगे तो मेरी शेप कहलाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैं तो बॉन्ड एंगल 3 तो होंगे 120 डिग्री के और 2 होंगे 90 डिग्री के। कैसे बनता है, यहाँ बना के दिखाता हूँ बेटा तुमको मैं। फॉर एग्जांपल A, 1B, 2B, 3, 4 और 5। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये देखो, ये तो बन गया आपका ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइगोनल, और ये जो ऊपर रह गए ये बाइपिरामिड रह गए। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड तो कैसे आ चुके हैं आपके पास, कितने कैसे आ चुके हैं, 120 डिग्री के, और 2 कैसे आ चुके हैं, 90 डिग्री के। तो 3 120 हो जाएगा और 2 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो PF5। ऐसे ही अगर मेरे पास 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो एग्जाम्पल मैं SF6 ले सकता हूँ। ज्योमेट्री को मैं बोलूँगा ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से बनती है बेटा ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से बन जाएगी मेरी ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और मेरा बॉन्ड एंगल सब में कितना जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट इज व्हाट, ज्योमेट्री 7 के लिए, 7 के लिए होती है बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल कितना होगा, या तो 90 डिग्री होगा या 72 डिग्री होगा। एक ही एग्जांपल है इसका IF7। IF7 को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बना सकते हैं, A आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके बॉन्ड पेयर हो गए।
तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, बी 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 और बी। ये जो आपकी शेप बनी है, ये शेप कहलाती है आपकी क्या, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरीके से आप बाउंडेड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप है ये कहलाती है आपकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई शेप है जिसके अंदर लोन पेयर भी आ गए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, फॉर एग्जांपल NH3, तो NH3 में एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। तो ध्यान से देखो इसमें एक लोन पेयर आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो अगर हमारे पास लोन पेयर भी आ जाए तब हमारी जो शेप है वो क्या होती है, उसको सीखने की कोशिश